नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल आप सभी का मंथन में स्वागत करता हूं। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद को देखने वाले हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ साथ। ये परफॉर्मेंस सीरीज के अंतर्गत हम लोग बीपीएससी, एईडीओ, बिहार एसआई और यदि आप लोग अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स देना है, आपको जेपीएससी का प्रीलिम्स देना है या फिर जीएसएससी का कोई भी एग्जाम हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिहार एसएससी सीजीएल का अगर आप लोग दे रहे हैं एग्जाम तो उसमें भी ये सेशन फ्रूटफुल साबित होगा। साथ ही साथ रेलवे और एसएससी तो हमारा है ही, वहां पर स्टैटिक पोर्शन के रूप में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि हमारे संविधान में संघ के विषय में जो भी प्रावधान किए गए हैं भाग 5 के अंतर्गत किए गए हैं। और यहाँ ध्यान रखना है, भाग 5 में जब हम लोग प्रारंभ करते हैं तो राष्ट्रपति का उल्लेख प्राप्त होता है। वहीं पर हम लोग देखते हैं आर्टिकल 53 के अंतर्गत कि जो राष्ट्रपति होते हैं अपने कार्यकारी शक्ति का जो प्रयोग करते हैं वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो भारत का राष्ट्रपति होता है और अपने कार्यों का संपादन या उसमें सलाह के लिए वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर निर्भर करता है। और वह अधीनस्थ अधिकारी होते कौन है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिपरिषद। ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। तो यहां से हम लोग शुरू करेंगे और जब भारत की बात करते हैं तो भारत प्रारंभ में ब्रिटेन का उपनिवेश था और ब्रिटेन की जब बात चली है तो ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया है, इसीलिए उन्होंने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को लागू करने का प्रयास किया और हम लोग इस शासन प्रणाली के काफी नजदीक से जुड़े हुए थे। प्रारंभ से ही हम लोग इसके साथ में काम कर रहे थे। इसीलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो संविधान वेताओं ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया और इसे हम लोग उत्तरदायी सरकार या सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप के रूप में भी जानते हैं। और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके बाद राज्य मंत्री और फिर उप मंत्री का स्थान आता है। ये 3 प्रकार के मंत्री बेसिकली भारतीय मंत्रिपरिषद में बनाए जाते हैं। और कैबिनेट मंत्री की जब बात चली है तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि प्रधानमंत्री भी एक कैबिनेट मंत्री होते हैं, लेकिन वह सभी मंत्रियों के प्रधान होने के कारण, मुखिया होने के कारण या हम लोग यूं कहें कि टीम के कैप्टन होने के कारण सिंगल पॉइंट कांटेक्ट होते हैं, इसीलिए इन्हें प्रधानमंत्री के रूप में डिनोट किया जाता है। अब मंत्रिपरिषद की बात करेंगे तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 75(3) में यह प्रावधान किया गया है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है। ये किस आर्टिकल में बोला गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वह सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो आर्टिकल 75(3) ये रट्टा मार के याद रखना है आपको। इसके बाद यदि लोकसभा में मंत्रिपरिषद विश्वास मत खो देता है तो सारे मंत्रिपरिषद को सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देना पड़ता है और मंत्रिपरिषद या प्रधानमंत्री तभी तक सत्ता में रहते हैं जब तक कि लोकसभा का विश्वास उनमें बना रहता है। लोकसभा में विश्वास मत खो देने के पश्चात उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और इसका मुख्य कार्य राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देना। ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति को सलाह और परामर्श देने का काम मंत्रिपरिषद करती है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि पहली बार यदि परामर्श दिया जाता है मंत्रिपरिषद के द्वारा तो वह बाध्यकारी नहीं होता है, लेकिन दूसरी बार परामर्श दिया जाता है उसी विषय पर तो राष्ट्रपति को वह सलाह मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। यह प्रावधान संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा शामिल किया गया था। 1976 की अगर हम लोग बात करेंगे 42वें संविधान संशोधन की तो उसमें बोला गया था कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन 44वें में एक बार फिर से मंत्रिपरिषद को अपनी सलाह पर पुनर्विचार करने की बात कही गई है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि मंत्रिमंडल की सहमति के बिना राष्ट्रपति किसी प्रकार की कोई घोषणा नहीं कर सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से जुड़े प्रमुख अनुच्छेदों को हम लोग अगर देखें तो ध्यान रखिएगा कि जो प्रधानमंत्री होते हैं और वो वास्तविक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो मंत्रिपरिषद होती है वो वास्तविक कार्यपालिका होती है, जबकि भारत में संवैधानिक कार्यपालिका की जब हम लोग बात करते हैं तो वह राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है
और यहाँ ध्यान रखिएगा 75 में कहा गया है कि प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की योग्यता, उनकी नियुक्ति और कार्यकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। वहीं 75(1) की बात करें तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि 75(1) में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाए कभी कि भारत में प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, नियुक्ति होती है, क्या होता है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है और यह नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किसी दल के या किसी गठबंधन के उस नेता को चुना जाता है जो लोकसभा में अपना बहुमत पारित कर सके। वर्तमान में बहुमत का आंकड़ा 272 सांसदों का होता है। ध्यान रखिएगा, जो इस आंकड़े को प्राप्त कर लेता है वह भारत में राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। वहीं आर्टिकल 75(2) में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद होगी वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं और मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वह प्रधानमंत्री के सलाह पर ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ध्यान रखिएगा, और भारत का जो जितना भी कार्य होता है जो मंत्रियों के द्वारा किए जाते हैं विभिन्न मंत्रालयों के अंतर्गत, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। ये भी आपको ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 77 में इसका उल्लेख किया गया है। अब आर्टिकल 78 बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्य को बताया गया। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि मंत्री परिषद के प्रस्तावों की सूचना वह राष्ट्रपति को दे, या कोई ऐसा निर्णय जिसे मंत्री ने ले लिया है लेकिन राष्ट्रपति को उसकी जानकारी नहीं है तो राष्ट्रपति के मांगे जाने पर वह सूचना प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति को दी जाएगी, या कोई अन्य ऐसी सूचना जो राष्ट्रपति जानना चाहते हैं उस सूचना को प्रेषित करने का जो काम है या कर्तव्य है वो प्रधानमंत्री का होता है। आर्टिकल 78 का ये मूल प्रावधान है, ये ध्यान रखना है। अब योग्यता अगर हम लोग देखें मंत्री परिषद की, तो सबसे पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु न्यूनतम 25 वर्ष होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यदि लोकसभा का सदस्य है तो न्यूनतम आयु होनी चाहिए 25 वर्ष और राज्यसभा का यदि सदस्य है तो उसकी न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ एक अन्य भी प्रावधान है, ये आप ध्यान में रखेंगे कि अब कोई भी भारतीय नागरिक जो है वो संघीय मंत्री परिषद में शामिल हो सकता है यदि वह राज्यसभा और लोकसभा का सदस्य नहीं है, उसके उपरांत भी वह शामिल हो सकता है। परंतु एक कंडीशन है कि 6 महीने के भीतर उस व्यक्ति को या तो लोकसभा या राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करनी होगी और यदि 6 महीने के भीतर वह इसमें असफल हो जाता है तो वह मंत्री पद पर नहीं बना रहेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एस जयशंकर की अगर हम लोग बात करेंगे, जो भारत के विदेश मंत्री बनाए गए थे, जब इन्हें विदेश मंत्री बनाया गया तो ये न तो लोकसभा के सदस्य थे न ही राज्यसभा के। बाद में इन्हें राज्यसभा से चुन करके भेजा गया, ये ध्यान रखिएगा, और फिर वो आज भी विदेश मंत्री के तौर पर कार्यरत हैं। कुल मंत्रियों की संख्या की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि 91वां संविधान संशोधन में बोला गया कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद में कुल लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% ही मंत्री परिषद के रूप में शामिल किए जा सकते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री सहित कुल 81 मंत्री केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल किए जा सकते हैं। 91st अमेंडमेंट है, ये ध्यान रखिए, 91वां संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रावधान है। शपथ और नियुक्ति की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों का जो शपथ होता है वह राष्ट्रपति द्वारा दिलाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। और अन्य मंत्रियों की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति होती है और राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के द्वारा इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। वेतन और भत्ते की बात करेंगे तो आर्टिकल 75(6) में मंत्रियों के वेतन और भत्ते की बात कही गई है, जो भारत के संचित निधि से प्रदान की जाती है। ध्यान रखिएगा, मंत्री परिषद के सदस्यों का वेतन और भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है और इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और मंत्री परिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, यानी लोकसभा के विघटन तक ये कार्य करते हैं। परंतु यहाँ ध्यान रखिएगा कि मंत्री परिषद तभी तक अपना कार्यकाल पूरा कर सकती है जब तक लोकसभा का विश्वास जो है वो मंत्री परिषद में बना रहता है। यदि
लोकसभा में मंत्रिपरिषद अपना विश्वास मत खो देती है तो पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है और नए मंत्रिपरिषद का चुनाव, नए मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है। चुनाव नहीं होता है, गठन किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब है भारत के प्रधानमंत्री और उनका कार्यकाल, तो सेम हमारा मंत्रिपरिषद के समान इनका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल के 5 वर्षों के समान होता है, या जब तक लोकसभा का विश्वास प्रधानमंत्री में बना हुआ होगा तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पे कार्य कर सकते हैं। यह तब तक होगा कि लोकसभा के कार्यकाल 5 वर्षों तक की यह हो सकता है। उसके बाद आम चुनाव होते हैं, फिर नई सरकार का गठन किया जाता है, नया मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। अब बात करेंगे प्रधानमंत्री की, तो ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री जो होता है सदन का नेता होता है, लोकसभा के सदन का नेता होता है, साथ ही साथ संसदीय राजनीतिक प्रणालियों का प्रमुख होता है और विभिन्न आयोग का अध्यक्ष होता है। जैसे हमारा नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे वो प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष और भारतीय वन्यजीव बोर्ड के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब बात करते हैं भारतीय प्रधानमंत्रियों के कुछ विशेष तथ्यों पर, तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, जो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और ये लगभग 16 साल 9 महीने तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहे थे और ये इनका सबसे लंबा काल था। आज तक अगर हम लोग देखें तो भारत के प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल जो है जवाहरलाल नेहरू का ही है। दूसरे प्रधानमंत्री की बात करें तो ध्यान रखिएगा कि पद पर रहते हुए ही जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई थी और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में गुलजारी लाल नंदा को बनाया गया था। गुलजारी लाल नंदा भारत के सबसे वयोवृद्ध प्रधानमंत्री थे, ये ध्यान रखिएगा। 1964 में इनकी नियुक्ति की गई थी। इसके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी धरती यानी ताशकंद में संदिग्ध परिस्थितियों में इनका निधन हो जाता है। इन्होंने ही जय जवान जय किसान का भी नारा कर दिया था, ये ध्यान रखिएगा। इसका गुलजारी लाल नंदा फिर से बनाए जाते हैं कार्यवाहक प्रधानमंत्री और फिर इंदिरा गांधी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनती हैं 1966 में और 1977 तक यानी आपातकाल की समाप्ति के उपरांत तक ये भारत की प्रधानमंत्री बनी रहती हैं। और जब ये भारत की प्रधानमंत्री बनी थी तो उस समय इंदिरा गांधी राज्यसभा की सदस्य थी, ये ध्यान रखिएगा। राज्यसभा की सदस्य होते हुए ये प्रधानमंत्री बनी थी। इसके उपरांत मोरारजी देसाई का नाम आता है और आपातकाल की समाप्ति के बाद जब भारत में आम चुनाव हुआ था तो जनता पार्टी के द्वारा एक मिलीजुली सरकार का गठन किया गया था, जिसमें मोरारजी देसाई पहले प्रधानमंत्री थे जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। ध्यान रखिएगा प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। 1979 ईस्वी तक के प्रधानमंत्री रहते हैं। लोकसभा में अपना विश्वास मत खोने के उपरांत इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है और इनके स्थान पर चौधरी चरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो केवल 1979 से लेकर के 1980 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और ये भारत के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने कभी भी सदन का सामना नहीं किया है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें लोकसभा का सामना ही कभी नहीं करना पड़ा। इसके उपरांत चरण सिंह के उपरांत सरकार का पतन होता है, आम चुनाव होते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि इंदिरा गांधी फिर से 1980 में प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त होती हैं और 1984 ईस्वी तक यानी इनकी मृत्यु 31 अक्टूबर 1984 को जब इनकी हत्या कर दी जाती है इनके अंगरक्षकों के द्वारा, तब तक ये पद पर बनी हुई थी और इसके पश्चात राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो इनके पुत्र थे। 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और ये सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके उपरांत बीपी सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं जो कि एक मिलीजुली सरकार बनती है और अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री थे बीपी सिंह, ये ध्यान रखिएगा। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटने वाले पहले प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे और इसके उपरांत चंद्रशेखर जो कि उत्तर प्रदेश से संबंधित थे, बलिया इनका निर्वाचन क्षेत्र था। कांग्रेस के समर्थन से इन्होंने सरकार बनाई लेकिन कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी भी सरकार का पतन हो गया। उसके पश्चात
पीवी नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और आर्थिक सुधारों को भारत में लागू करने का श्रेय पीवी नरसिम्हा राव को जाता है। इनका पूरा नाम था पामुलपति वेंकटपति नरसिम्हा राव, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये। और इन्हीं के शासनकाल में जब ये प्रधानमंत्री थे तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह के द्वारा ही भारत में आर्थिक सुधारों को लागू किया गया था। इसके उपरांत अटल बिहारी वाजपेयी आते हैं प्रधानमंत्री के पद पर, लेकिन इनका जो कार्यकाल था यह कार्यकाल सबसे छोटा कार्यकाल था, केवल 13 दिनों का। 13 दिनों में ही ये लोकसभा में अपना विश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। फिर एक मिलीजुली सरकार का गठन किया जाता है एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व में। और एचडी देवेगौड़ा जो थे, इनका पूरा नाम हरदन हल्ली डोडा गौड़ा देवेगौड़ा था। और जब ये प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय ये कर्नाटक विधानसभा के सदस्य थे, एकमात्र प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे। इनके सरकार का ही पतन होता है। इसके पश्चात इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं और इन्हें हम लोग भारतीय विदेश नीति में प्रचलित गुजराल डॉक्ट्रिन के लिए जानते हैं। गुजराल डॉक्ट्रिन जो था इन्हीं के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। और इंद्र कुमार गुजराल के पश्चात फिर से भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी। और अटल बिहारी वाजपेयी 1998 से लेकर के 2004 तक सत्ता में बने रहते हैं। इनका जो अलायंस था वो था नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, भाजपा का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पहली सरकार बनती है। और इसी दरमियान भारत ने दूसरी बार परमाणु परीक्षण किया था, बुद्धा अगेन स्माइलिंग। पोखरण में यह परीक्षण किया गया था 1999 में। पहला अगर हम लोग देखें तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1974 में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसके पश्चात चुनाव होते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का पतन होता है और फिर कांग्रेस की सरकार आती है और मनमोहन सिंह के रूप में भारत को अपना प्रधानमंत्री प्राप्त होता है। तो उस कालखंड से 2004 से लेकर के 2014 तक लगातार 10 वर्षों तक मनमोहन सिंह जो पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में वित्त मंत्री थे, ये भारत के प्रधानमंत्री रहते हैं। और 2014 के आम चुनाव में इस सरकार का भी पतन हो जाता है और फिर भाजपा के नेतृत्व में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के नेता नरेंद्र दामोदर दास मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, जो आज तक भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। ये ध्यान रखिएगा, 2014 से लेकर के 2025 11 वर्ष की अवधि तक ये प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के पश्चात जन्म लेने वाले ये पहले व्यक्ति हैं जो भारत में प्रधानमंत्री बने हैं। ध्यान रखिएगा, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ था। अब यहाँ पे हम लोग महान्यायवादी को कवर करेंगे। महान्यायवादी भी कैबिनेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। उल्लेख आपका संविधान के भाग 5 में किया गया है, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत अनुच्छेद 76 में इसके लिए महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। अब महान्यायवादी की बात करें तो भारत का महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल जो है वो भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है या मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। और मुख्य कानूनी सलाहकार होने की हैसियत से ये दोनों सदनों की बैठक या उसकी समितियों की बैठक में भाग लेने और बोलने का अधिकारी है। परंतु ध्यान रखिएगा, दोनों सदनों और उसकी समितियों में यह तो भाग ले सकता है, अपनी राय रख सकता है, परंतु महान्यायवादी को मतदान का अधिकार नहीं होता है। और इसके अतिरिक्त जब महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है तो इसमें एक महत्वपूर्ण योग्यता होती है कि वह भारत के सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश चुने जाने योग्य हो। और जब न्यायाधीश चुने जाने योग्य हो सकता है वो व्यक्ति, तो वह व्यक्ति जरूर कहीं ना कहीं वकालत कर रहा होगा। तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनने के उपरांत अपना निजी कानूनी अभ्यास से वंचित कर दिया जाता है। वो अपना निजी कानूनी अभ्यास नहीं कर सकता। नियुक्ति की बात करेंगे तो महान्यायवादी की नियुक्ति आर्टिकल 76(1) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और यहाँ बात रखिएगा कि वेतन और सेवा शर्तों की तो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होता है, साथ ही अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंप देते हैं। भारत के प्रथम न्यायवादी की बात करेंगे तो MC सीतलवाड़ भारत के प्रथम न्यायाधीश थे। साथ ही साथ वर्तमान की बात करेंगे तो R वेंकट रमनी भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं और इनकी नियुक्ति आपका 2022 में, अक्टूबर 2022 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा
की गई थी, ये ध्यान रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर वेंकटरमणी एग्जाम्स में पूछा जाएगा कि वर्तमान महान्यायवादी कौन है। अब अंत में अगर हम लोग ट्रिक्स की बात करें तो ध्यान रखिएगा, केंद्र और राज्य के समकक्ष जो भी आर्टिकल्स हैं उसे हम लोग किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो कुछ एक मामलों में हम लोग आर्टिकल्स में 89 की संख्या को ऐड करेंगे, जिससे राज्य के जो समकक्ष आर्टिकल्स हैं वो हमें प्राप्त हो जाते हैं। कैसे, देखते हैं। पहले प्रधानमंत्री की बात करेंगे। प्रधानमंत्री का उल्लेख आर्टिकल 74 में किया गया है। 89 ऐड करते हैं तो हो जाता है हमारा आर्टिकल 163। 163 में राज्यों के मुख्यमंत्री का उल्लेख किया गया है। एक संघीय प्रधान, एक संघीय कार्यपालिका का प्रमुख, और दूसरा क्या बोलते हैं कि राज्यों की कार्यपालिका का कार्यकारी प्रमुख, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा, अगर हम लोग बात करेंगे तो उसके बाद राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति आर्टिकल 72 में दिया गया है, और 89 ऐड करते हैं तो संख्या आता है 161। इसमें राज्यपाल की क्षमादान शक्ति का उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। 89 जब हम लोग ऐड करते हैं तो आता है हमारा संख्या 165 आएगा, और 165 में राज्यों के महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल का उल्लेख किया गया है, जिनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, और राज्य का प्रथम विधि अधिकारी इसे माना जाता है। आर्टिकल 79 की बात करेंगे तो इसमें संसद का उल्लेख किया गया है, और 89 जब ऐड करेंगे तो संख्या आएगी 168, यानी आर्टिकल 168 के अंतर्गत राज्यों में विधान मंडलों का उल्लेख किया गया है। वहीं राज्यसभा का उल्लेख आर्टिकल 80 में किया गया है। 89 ऐड करेंगे तो 169, यानी राज्यों में विधान परिषद का जो उल्लेख किया गया है वो आर्टिकल 169 के अंतर्गत किया गया है। वहीं लोकसभा का गठन की बात करेंगे तो लोकसभा का उल्लेख आर्टिकल 81 के अंतर्गत किया गया है, और 89 जब ऐड करेंगे तो संख्या आएगी 170। आर्टिकल 170 में राज्यों के लिए विधानसभा का उल्लेख किया गया है। तो इस 89 रूल के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति, महान्यायवादी, संसद, राज्यसभा और लोकसभा के साथ साथ राज्यों के मुख्यमंत्री, आपका राज्यपाल की क्षमादान शक्ति, महाधिवक्ता, विधानमंडल, विधान परिषद और विधानसभा का उल्लेख हम लोग एक साथ में 89 को जोड़ करके प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मंथन, क्योंकि मैं इस प्रकार के वीडियोस लाता रहता हूं। थैंक यू।